Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Indore Defense Academy. Well, the time has came, हमारे एग्जाम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, एनडीए इज अराउंड द कॉर्नर, सीडीएस इज अराउंड द कॉर्नर, 4 सितंबर को दोनों ही पेपर होने वाले हैं। जम करके हमने मेहनत कर ली है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, बहुत सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं हम, सारी थ्योरी समझ ली है हमने, पूरी पूरी एनसीईआरटी रीड कर मारी है हमने। अब क्या करना चाहिए? अब लास्ट 1 मंथ बचा है। लास्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए? वेल, लास्ट 1 मंथ में ना हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान देना है। अब अभी तक जितने भी कंसेप्ट हमें पढ़ना था, जितना भी नया हमको पढ़ना था, वो सब कुछ पढ़ के हो चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। अच्छा, 2 तरीके के स्टूडेंट्स मिलते हैं ना मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक वो स्टूडेंट मिलते हैं जो बोलते हैं मैम हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, और एक वो स्टूडेंट मिलते हैं जो बोलते हैं मैम हमारी तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर आपने सारे कंसेप्ट एक बार रीड कर लिए हैं, अगर आपकी 4 5 6 महीने से प्रिपरेशन चल रही थी, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। एंड अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, तो अब आपको क्या करना है? अभी भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यस माय फ्रेंड, इफ यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग सो फार, even till today, even as of now, if you start preparing, you have all the chances to redeem yourself. You can crack your NDA and your CDS. Be it NDA, be it CDS, you can crack both the exams. आपको अब क्या करना है? आपको अब प्रीवियस 10 ईयर्स के मॉक पेपर लगाने हैं, और आपको न्यू मॉक पेपर लगाने हैं। जो पिछले 10 साल में पेपर हो चुके हैं वो पेपर कीजिए, और जो मॉक टेस्ट है वो कीजिए। चलिए, मैं आपके साथ यहाँ पे आपकी जर्नी को थोड़ा सा स्मूदन करने के लिए बताती हूँ मेरी क्या टेक्निक है। वैसे मैंने खुद ने भी सीडीएस एग्जाम 4 बार क्लियर कर रखा है, और मेरा कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का। तो व्हाट आई डिड इज आई डिड स्मार्ट स्टडिंग। व्हाट इज स्मार्ट स्टडिंग? स्मार्ट स्टडिंग इज प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, दैट इज द इजीएस्ट वे टू क्वालिफाई द एग्जाम। बच्चे एक बुक को बड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर को क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि उसमें बड़े सारे से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जब आप बड़े सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपकी ग्रास्पिंग इंक्रीज हो जाती है। नाउ सिमिलर अप्रोच के साथ हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स का ही प्रोग्राम लेकर के आए हैं। इट्स अ 30 डे क्रैश कोर्स, जिसमें हम सब कुछ लेकर के आ रहे हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके। आपका फुल जीके का पोर्शन, जीके जीएस का पोर्शन कवर होगा, आपका फुल इंग्लिश का पोर्शन कवर होगा, और आपका पूरा पूरा मैथ्स का पोर्शन कवर होगा। नाउ माय नेम इज सुरभि। आई विल बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी सीरीज। पॉलिटी सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, जब मैं ये सीरीज लेकर के आ रही थी ना, तो मेरी टीम से मेरी बात हुई, एंड आई वाज लाइक हाउ शुड आई स्टार्ट दिस सीरीज, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एक क्रैश कोर्स किया था, एंड आई एम टोटली थ्रिल्ड एंड आई फील ब्लेस्ड बाय ऑल द मैसेजेस दैट आई रिसीव्ड। मैम क्रैश कोर्स सीरीज से बहुत हेल्प हुई, मैम प्लीज़ फिर से कोई क्रैश कोर्स सीरीज लेकर के आइए। जब मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिले, तो आई थॉट कि ठीक है, वाई नॉट, वील ब्रिंग अनदर क्रैश कोर्स सीरीज, बट इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्या होनी चाहिए मेरी अप्रोच? आई थॉट कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, दैट वाज वन थिंग विच वी कुड हैव डन। और हमने ये भी सोचा कि हम कुछ और मॉक क्वेश्चन करते हैं, जो मोस्ट आने वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं, या तो हम वो कर सकते हैं। तो व्हाट वी डिड अ अमलगमेशन ऑफ बोथ। हमने दोनों ही किए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, जो आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी, और जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी। और मेरी टीम ने उसकी एक पीपीटी बना दी, और वो पीपीटी यहाँ पे इस स्लाइड के बाद आपको शो होने लगेगी। नाउ व्हाट्स द ट्विस्ट इज कि मैंने अभी तक ये पीपीटी देखी नहीं है। मैंने ये पीपीटी देखी नहीं है, तो मैं जब आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो अगर कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है, तो आई विल बी सेइंग सॉरी, गलत हो गया मेरा क्वेश्चन, थोड़ा सा शर्मिंदगी हो जाएगी, पर ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ? यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ द ट्रिक, कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। जब एग्जाम में मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या ट्रिक चल रही होती है, मैं किस तरीके से सोचती हूँ। आई विल बी डूइंग सेम। हाँ, आई विल बी थिंकिंग, बस मैं थोड़ा सा तेज सोचूंगी, है ना, सो दैट यू कैन हियर एंड यू कैन गेट कि हमें कौन से क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, कौन से हमें अप्रोच नहीं करने होते हैं, कौन से हमें छोड़ देने हैं। सी, पॉलिटी में आई टेल यू, पॉलिटी में हमारे अगर 80, और आई से अगर हमारे 80 to 90%, अगर हमारे 80 to 90% क्वेश्चन सही हैं, दैट्स गुड। हमारे पॉलिटी इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, पॉलिटी इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, तो हमारे आराम से 80 to 90% क्वेश्चन सही हो सकते हैं। पर हमारे कुछ भी कर लो, कितना भी भाग लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो हमारे 10 to 20% क्वेश्चन तो हमें छोड़ने ही होते हैं। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी से नहीं बनते।
हमें कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे हमें स्मार्ट गेसिंग करनी है, कैसे हमें इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है, कैसे हमें उस आंसर तक पहुंचना है जिसका हमें आंसर पता ही है, ये सब कुछ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन दिस वीडियो। ठीक है, चलिए तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल्सो जब कोई एक आंसर आ जाएगा तो आंसर के बाद आई विल बी टेलिंग यू मोर थिंग्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। मोर देन सॉल्विंग अ क्वेश्चन आई विल बी फोकसिंग कि मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझा सकूं और ज्यादा से ज्यादा हमारा कवरेज हो सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे सीरीज से, शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ जी, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। The supreme command of Indian Defence Forces is the supreme commander of Indian Defence Forces is, हमारे डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो मुझे पता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है प्रेसिडेंट को। President of India is also known as the first citizen of India. First citizen of India. President of India is also known as the first citizen of India. He is also known as the head of government. The President of India is also known as the head of government. जो हमारे इंडिया के सिटीजन हैं, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट सिटीजन है, वो बोला जाता है हमारे प्रेसिडेंट को, और ये होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। नाउ आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ जी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए, बहुत इजी था, मैंने बता दिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। थोड़ी सी और जानकारी दे देती हूँ। हमारी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9th ऑफ दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग, 9th दिसंबर 1946 को, 9th दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम मिली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारी देखिए, ये डेट्स ना डायरेक्टली एग्जाम में आती हैं। 9th ऑफ दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर के डिसाइड किया कि हमें कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो 9th को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम मिली। उसके बाद 11th दिसंबर 1946, 2 दिन के बाद +2, 2 दिन के बाद 11th ऑफ दिसंबर को हमने, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9th दिसंबर को फॉर द फर्स्ट टाइम मिली, तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली, सब लोग आए, तो इन्होंने कहा कि अब जब सब लोग इकट्ठे हो ही गए हैं तो हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो हमारी मीटिंग है, इसको प्रिसाइड कौन करेगा? तो सबने बोला आउट ऑफ कॉमन कंसेंसस कि द सीनियर मोस्ट मेंबर शुड प्रिसाइड ओवर। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द सीनियर मोस्ट, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा presided over the first session of your constituent assembly. उसके बाद 2 दिन के बाद सेकेंड सेशन हुआ 11 दिसंबर को, जिसमें हमने इलेक्ट कर दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 11th दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of constituent assembly। अच्छा, इसी के 2 दिन बाद एक चीज और हुई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ जाती है। क्या? इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय पास्ड। अच्छा, पास्ड किसने किया था? वाज पास्ड बाय किसने पास किया था बताइए?
हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने, कौन थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। हमारे जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ठीक है, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन आई एम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस विद यू एंड यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस विद मी, आई वांट यू टू राइट ऑल द एक्स्ट्रा डिटेल्स दैट आई एम गिविंग। एक कॉपी बना करके चलिए इस सीरीज में। देखिए, कभी भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देखना प्रोडक्टिव नहीं है अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, यू हैव टू जॉट इट डाउन, यू हैव टू जॉट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। सो जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जितनी भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपनी कॉपी में आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नाउ सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। चलिए, वेरी गुड। अभी अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं। अरे अरे, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, तो प्रेसिडेंट हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक बार हम प्रेसिडेंट को डिस्कस कर लेते हैं, एक बार हम प्रेसिडेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सी, प्रेसिडेंट के बारे में सारी बातें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, इलेक्टोरल कॉलेज कैसा कैसा होता है। देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अभी द्रौपदी मुर्मू, अभी द्रौपदी मुर्मू इज आर करेंट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए? नंबर 1 इज योर एलिजिबिलिटी। तो देखिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है? प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले तो आपको होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए आपकी एज। योर एज शुड बी मोर देन 35 ईयर्स। आपकी एज जो है वो 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। अब एक और आता है, यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। शुड नॉट होल्ड, शुड नॉट होल्ड any office of profit, should not hold any office of profit, you should not hold any office of profit। आपको कोई office of profit नहीं hold करना है। and then your fifth and then comes your fourth and most important, one sec, हाँ जी, fourth and most important, should be, देखिए फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, should be eligible to contest election as a member of Lok Sabha, should be eligible, should be eligible to contest election as a member of Lok Sabha, Lok Sabha, very important, should be eligible to contest election as a member of Lok Sabha। ये चार आपकी एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नंबर 2 एज 35 से ज्यादा होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज कि आप जब सरकारी एम्प्लॉय हो तो आप कहीं और पर काम नहीं कर सकते हो, आप कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। देयर आफ्टर यू शुड बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। दीज आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एक बार देख लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? एक सेकंड, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि कौन कौन लोग वोट देंगे जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है। क्या, एक बात बताइए, अभी हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू, श्री द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट बनी,
तो क्या हम और आप गए थे वोट देने के लिए? हमारे और आपके वोट दिए बिना कैसे वो प्रेसिडेंट बन गई? अच्छा, अगर हमने और आपने वोट नहीं दिया तो किसने वोट दिया? देखिए, ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स होते हैं वो वोट नहीं देते हैं, पर जो लोग ऑलरेडी इलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी हमने जिनको इलेक्ट कर दिया है, जो हमारे एमपीज हैं और जो हमारे एमएलएज हैं, जिनको हमने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है और स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा है, वो वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द इलेक्टेड member of Rajya Sabha and Lok Sabha, all the elected member of Rajya Sabha and Lok Sabha, also all the elected member of Legislative Assembly of States and Union Territories of Delhi and Pondicherry. All the elected, mind you, all the elected, कोई nominated member नहीं होता, all the elected member of Rajya Sabha and Lok Sabha, all the elected members of Legislative Assembly of all the states, जितने भी states हैं सबके legislative assembly के सारे elected member, also the elected member of Union Territories of Delhi and Pondicherry, ये वोट देते हैं हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जब हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब ये वोट देते हैं। नाउ दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो। इसमें से ही क्वेश्चन फ्रेम होने हैं। एक बार फिर से वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लीजिए, मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। ये प्रेसिडेंट को पूरा कवर करता है। प्रेसिडेंट अभी हमारे क्योंकि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी है तो प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कवर कर दिया है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा पर इसमें से ज़रूर आएगा, तो इसको एक दो बार प्लीज़ रिपीट पे देख लीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप यू ऑल राइटिंग इट डाउन विद मी। मेरे साथ साथ आप लिखते चलिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय यूनियन पार्लियामेंट विद इन। देखिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है वो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। कितने टाइम में अप्रूव होनी चाहिए? द करेक्ट आंसर इज 2 मंथ्स, 2 महीने में अप्रूव होनी चाहिए। अच्छा, इमरजेंसी क्या है? चलिए इमरजेंसी समझ लेते हैं। देखिए, जब मैं बात करती हूँ इमरजेंसी की तो 3 तरीके की इमरजेंसी होती हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ये 3 आर्टिकल बात करते हैं मेरे 3 तरीके की इमरजेंसी की। इमरजेंसी नंबर 1, इमरजेंसी नंबर 2, इमरजेंसी नंबर 3। 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। अच्छा, सबसे पहले आर्टिकल 356 ये है मेरी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पे लगाई जा सकती है? नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है। 3 ग्राउंड्स पे क्या? एक एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कि वॉर, और एक या तो किसी तरीके की वॉर डिक्लेयर हो जाए या तो फिर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो जाए। वॉर या फिर इंटरनल रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस को अब हमने आर्म्ड रिबेलियन बोलने लगे हैं। तो या तो कोई आर्म्ड रिबेलियन हो जाए या तो फिर कोई वॉर हो जाए। तो इस टर्म में अगर कोई वॉर हो जाए या फिर आर्म्ड रिबेलियन, ईदर इट्स अ वॉर और इट्स अ आर्म्ड रिबेलियन, तो आपकी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। चलिए, वेरी गुड। नेशनल इमरजेंसी के बाद आता है आपका प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल also known as breakdown of constitution।
ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, breakdown of constitution, also known as state emergency. State emergency. अच्छा, प्रेसिडेंस रूल। प्रेसिडेंस रूल मतलब कि क्या? प्रेसिडेंस रूल मतलब कि आप देखिए यहाँ पे जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे आपका सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों को ही सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जब आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं है और सीएम भी नहीं है तो पूर्णतः गवर्नर का राज हो जाता है। अब जब पूर्णतः गवर्नर का राज हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो पार्लियामेंट होती है, वो लॉ बनाने लगती है स्टेट में। जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है स्टेट में तब लगाया जाता है आपकी स्टेट इमरजेंसी को। इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा प्रेसिडेंट का रूल चलने लगता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट्स रूल, ऑल्सो नोन एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कहा जाता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के जो ग्राउंड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रही है तब लगने वाली है आपकी क्या? स्टेट इमरजेंसी। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, वेरी गुड। देन कम्स आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 क्या है? आर्टिकल 360 इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी इज द टाइम जब रिसेशन चलने लगे, जब देश में पैसे ना हो, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। दिस इज द ओनली टाइम जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी हैं उनके पर्क्स एंड अलाउंसेस वेरी किए जा सकते हैं। पर्क्स एंड अलाउंसेस को दिया जा सकता है, रोका जा सकता है। किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले इंसान के पैसे कम किए जा सकते हैं ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 360। अच्छा, क्या आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? ये क्वेश्चन आ चुका है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लग चुकी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या आज तक एक भी बार नहीं लगी? द करेक्ट आंसर इज आज तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी कितने बार लग चुकी है? नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लग चुकी है। और स्टेट इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट्स रूल कितने बार लग चुका है? वैसे ये ना बहुत बार लग चुका है। आए दिन जब भी सरकार बदलती है तो प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है। चलिए, वेरी गुड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the state recognized act of 1956 reduced the number of states in the country from 27 to, देखिए 19 act of 1956 में जो हमारी कंट्री थी वो कितने स्टेट्स में डिवाइड हो गई? पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या थी इसकी स्टोरी। द आंसर इज 14। इनिशियली हमारे पास 14 स्टेट्स हुआ करते थे। देखिए क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ करके गए, तो इंडिया ना एक यूनाइटेड नेशन था। इंडिया में अलग अलग डिवीजन नहीं हुआ था। क्या पंजाब है, क्या उत्तर प्रदेश है, क्या बिहार है, क्या राजस्थान है, क्या गुजरात है, क्या केरला है, क्या तमिलनाडु है, क्या कर्नाटका है, क्या मध्य प्रदेश है, ऐसा कुछ डिवीजन नहीं था। पूरा एक भारत था। अब क्या हुआ, जब पूरा एक भारत था तब लोगों ने मांग की कि जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड कर देना चाहिए फॉर द बेटर गवर्नेंस, फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों बेटर एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरी एक फ्रेंड है जो ना केरला से है। नाउ साउथ केरला से नॉर्थ केरला तक जब आप जाते हैं ना तो डायलेक्ट इतना चेंज हो जाता है कि साउथ केरला वाले को नॉर्थ केरला वाले की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, जबकि बोल दोनों सेम ही लैंग्वेज रहे हैं, पर इतना चेंज हो जाता है, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है कि हर 20 किलोमीटर के बाद डायलेक्ट चेंज हो जाता है, हर 50 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जब इतनी डाइवर्सिटी है तो आप एक कंट्री को कैसे चला सकते हैं? कोई भी एक इस कंट्री को कैसे हेड कर सकता है? तो अगर अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, अलग अलग स्टेट बना दिए गए। जो स्टेट बनाए गए वो किस बेसिस पे बनाए गए? वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे बनाए गए। ये जो 14 स्टेट्स बने वो लैंग्वेज के
लैंग्वेज के बेसिस पे बनी। हमारे जो 14 स्टेट्स बने वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने, है ना, कि जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो तमिल में जाएं, सॉरी जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं वो तमिल में जाएं, जो गुजराती बोलते हैं वो गुजरात चले जाएं, जो पंजाबी बोलते हैं वो पंजाब चले जाएं। इस तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन हुआ। चलिए वेरी गुड, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। द इंडियन Constitution provides for, the Indian Constitution provides for single citizenship, double citizenship, both of them, neither of them. Now the correct answer is option number A, single citizenship. क्या है ये citizenship? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, When I ask you कि आप लोग आंसर दीजिए, जब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, उसके बाद प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर नीचे कमेंट कीजिए। मेरे बताने से पहले पहले आपको आंसर बता देना चाहिए। मैं आंसर बताऊंगी, मैं आंसर के साथ थोड़ा और डिटेल भी बता दूंगी, इधर उधर की जानकारी भी बता दूंगी। दीज आर दी क्वेश्चंस जो आ चुकी हैं। अब यूपीएससी का ट्रेंड है, यूपीएससी एनडीए में भी और सीडीएस में भी, दोनों में ही जिस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुकी है उसी तरीके के क्वेश्चंस आगे भी पूछती है। जैसे अगर सिटीजनशिप की बात हुई है तो सिटीजनशिप पे ही क्वेश्चन आएगा, तो आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग अराउंड सिटीजनशिप। व्हेन वी आर हैविंग अ क्वेश्चन ऑन सिटीजनशिप आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग, ताकि आपका होलिस्टिकली उस पूरे टॉपिक का ही कवरेज हो जाए। पर उसके पहले आप एक बार ट्राई कीजिए आंसर करने का, तुक्का ही मार दीजिए। अगर आपका तुक्का सही हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, या फिर एक स्मार्ट गेस कर दीजिए, या फिर अगर आपको पता है आंसर तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। आई विल बी रीडिंग ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स कि कितने बच्चों ने कमेंट किया है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी बताइए कि मैम ऐसे कीजिए, या ये सीरीज लेकर के आइए, या ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट, बट यू हैव टू कमेंट डाउन। चलिए ठीक है, अब हम वापस अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप। हम सिंगल सिटीजनशिप देते हैं। क्या मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप का? देखिए, जो यूएसए है, नाउ आई विल बी कंपेयरिंग स्टेट्स, राइट, कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हुआ, पहले अलग अलग स्टेट्स बने, फिर वो सारे स्टेट्स यूनाइट हुए और वो सारे स्टेट्स यूनाइट होकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने। तो अब आप अमेरिका में, अब आपको पता हुआ अमेरिका ही, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम अमेरिका है। तो अगर आप अमेरिका की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलग से सिटीजनशिप लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूयॉर्क के निवासी हैं, अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, अगर आप न्यूयॉर्क में रहने वाले हैं तो आपको न्यूयॉर्क की भी सिटीजनशिप लेनी होगी और आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी सिटीजनशिप लेनी होगी। तो आपको डुअल सिटीजनशिप लेनी होगी। यू विल बी टेकिंग अ सिटीजनशिप ऑफ न्यूयॉर्क एंड यू विल बी टेकिंग अ सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो डुअल सिटीजनशिप है, ये डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है आपका यूएसए में। इंडिया में चलता है एक सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। डजंट मैटर वेदर आप गुजरात के निवासी हैं या फिर आप असम के निवासी हैं, डजंट मैटर आप कश्मीर में रहते हैं या कन्याकुमारी में रहते हैं, आपको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की। यू वुड बी कॉल्ड इंडियन। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने लिया था ब्रिटेन से, हमने ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया था। अच्छा, सिटीजनशिप की बात कर ले, चलिए सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं। सिटीजनशिप इज गिवन इन पार्ट 1 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 से 4 तक में हमारी सिटीजनशिप की बात की गई है। आर्टिकल 1 में बोला गया है, आर्टिकल 1 में बोला गया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट को डिफाइन किया गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया है, इंडिया को डिफाइन किया गया है। इंडिया की टेरिटरीज क्या है, हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज, मतलब इंडिया की जो बाउंड्री है वो सारा इंडिया का पार्ट है। इंडिया ने अगर कल कोई स्टेट एक्वायर कर लिया तो वो भी इंडिया का पार्ट हो जाएगा। इंडिया ने कल अगर किसी चीज को एनेक्स कर लिया, किसी स्टेट को, कंट्री को एनेक्स कर लिया तो वो भी इंडिया का पार्ट हो जाएगा। इंडिया ने कल को अगर किसी स्टेट को खरीद लिया तो वो भी इंडिया का पार्ट हो जाएगा। ये बताया गया है हमारे आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में बोला गया है कि पार्लियामेंट कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। आपको पता होगा पहले हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही स्टेट हुआ करता था, पर फिर विभाजन हो गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया और छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो ये पार्लियामेंट के ऑर्डर से हुआ था, जो गिवन है आर्टिकल नंबर 2 में। फिर आर्टिकल नंबर 3 बोलता है कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से नाम चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो आज बोले इलाहाबाद और कल बोले प्रयागराज,
राइट, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से नाम चेंज कर सकता है। ऑल्सो आर्टिकल नंबर 4 बोलता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होते हैं आर्टिकल नंबर 2 और 3 में, दैट विल नॉट अफेक्ट आर्टिकल नंबर 4, वो आर्टिकल नंबर 4 को इफेक्ट नहीं कर, वो किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लेकर के आएंगे, वो एक सिंपल ऑर्डिनरी बिल से पास हो जाएंगे। ऑर्डिनरी बिल जिसमें हमारी सिंपल वोटिंग होती है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स वोट करते हैं और हमारा बिल पास हो जाता है। चलिए वेरी गुड, ये था हमारा सिटीजनशिप। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर ऑफ resignation of president should be addressed to, the letter of resignation of president should be addressed to, answer is vice president, answer is vice president। प्रेसिडेंट अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। देखिए लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ये ना बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इस पे आ जाता है कि कौन किसको रेजिग्नेशन का लेटर देता है। तो एक बार हम सारी बातें कर लेते हैं। देखिए रेजिग्नेशन का ना एक सिंपल सा फंडा है कि मुझे जो एम्प्लॉय करेगा, जिसने मुझे एम्प्लॉय किया है, मैं या तो उसे अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन दूंगी या तो उससे ऊंची पोस्ट को दूंगी। जिसने मुझे एम्प्लॉय किया है, सपोज आई एम वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यहाँ पे काफ़ी सारे से डिपार्टमेंट हैं। मेरे डिपार्टमेंट में या तो मैं अपने डिपार्टमेंट के हेड को दूंगी, मैं अपने एचओडी को दूंगी, या फिर जो इस पूरे इंस्टीट्यूट का हेड है मैं उसको अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन दूंगी। तो जिसने मुझे अपॉइंट किया है मैं उससे ऊपर वाले को लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देती हूँ। तो इसी तरह से अब हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई भी नहीं होता, प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई भी नहीं होता, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देता है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है लेटर ऑफ रेजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसे रिजाइन करेंगे? वो रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को। जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है प्रेसिडेंट का, वो किसे रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को। जितने भी मेरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसको रिजाइन करेंगे? प्रेसिडेंट को। जजेस ऑफ हाई कोर्ट किसे रिजाइन करेंगे? प्रेसिडेंट को। मेरा गवर्नर किसे रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को, ठीक है। चलिए एक और न्यूसेंस की बात होती है स्पीकर की। जो स्पीकर होता है स्पीकर रिजाइन करता है डेप्यूटी स्पीकर को। स्पीकर रिजाइन करता है डेप्यूटी स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन करता है स्पीकर को। स्पीकर रिजाइन करता है डेप्यूटी स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन करता है स्पीकर को। सिर्फ ये एक न्यूसेंस की बात है जो आपको याद रखनी है ना। इसके अलावा तो इतनी सारी चीजें आपको याद हो ही गई हैं। चलिए वेरी गुड, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय। द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय। अब भी किया है हमने क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे चाहिए। इसका आंसर नहीं बता रही मैं, अभी किया ना हमने, जस्ट अभी किया सिटीजनशिप में। अभी हमने किया सिटीजनशिप में आर्टिकल 124 पार्ट 1 सिटीजनशिप। इसमें भी स्पेसिफिकली आर्टिकल 3 क्या बोलता है? द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट। वेरी गुड, बाय द यूनियन पार्लियामेंट। किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज अल्टर कर सकता है हमारा पार्लियामेंट। किसी भी स्टेट का नाम अल्टर कर सकता है हमारा पार्लियामेंट, है ना। एरिया कम ज्यादा कर सकता है पार्लियामेंट, नाम चेंज कर सकता है पार्लियामेंट। चलिए वेरी गुड, अभी देखा था, अभी आ गया। चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स, चलिए थोड़ी सी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर आर्टिकल पार्ट 3
आर्टिकल 12 to 35। इसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट्स which one of the following courts is responsible for the enforcement of fundamental rights, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो उसके लिए एनफोर्स कौन करेगा, आपको कौन राइट दिलाएगा, बताइए। ए हाई कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी डिस्ट्रिक्ट एंड सीजनल कोर्ट, एंड डी बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। द ऑप्शन इज डी, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही। आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 एंड आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 30, अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32। अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको जस्टिस दिलाएगा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो। आर्टिकल 32 इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। व्हाट इज आर्टिकल नंबर 32? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। चलिए, वेरी गुड। हाँ, फंडामेंटल राइट्स, थोड़ा सा ना हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक बार हम ऐसा करते हैं, क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सारे ही फंडामेंटल राइट्स का। एक बार हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, है ना। चलिए एक बार सारे ही फंडामेंटल राइट्स हम देख लेते हैं। एक सेकंड। फंडामेंटल राइट्स in your part 3 article 12 to 35। देखिए, ये ना कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। पहले आता है मेरा आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 to 18, these are your rights to equality, जिसमें मेरा आर्टिकल 14 बोलता है, हाँ जी। नाउ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम सब ने ये चीजें पढ़ चुकी हैं। दिस इज द टाइम फॉर क्विक रिव्यू। तो मेरे से पहले कमेंट करते जाइए, कि क्या है आर्टिकल 14, क्या है 15, क्या है 16, क्या है 17, क्या है 18, क्या है। मेरे से पहले आप लोग कमेंट कीजिए। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 सेज everyone is equal in front of law and equal protection of law। equal in front of law, equal in front of law, and equal protection of law। इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी कितने लोगों ने देखी है? आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी। प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है 5 बेसिस पे। नाउ, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कि एक कोई है जो डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड नहीं है, आइडेंटिफाई कीजिए।
तो 5 कौन कौन से बेसिस होते हैं हम एक बार देख लेते हैं। बेस होते हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा रीजन है जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अब अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता है कि रिलीजन के बेसिस पे होता है, रेस के बेसिस पे होता है, कास्ट के बेसिस पे होता है, सेक्स के बेसिस पे होता है, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे होता है। इनके अलावा कोई भी एक आ गया तो वो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नाउ वी नो इट वेरी वेल। चलिए, वेरी गुड। देन आर्टिकल नंबर 16, क्या है आर्टिकल नंबर 16 बताइए। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज। चलिए, वेरी गुड। देन आर्टिकल 17, क्या है आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 abolition of untouchability, abolition of untouchability, then article number 18, क्या है आर्टिकल नंबर 18 बताइए। abolition of title, आप किसी भी तरीके का टाइटल नहीं रख सकते, महाराजा, धीराजा, परम वीर, परम हंस, किसी भी तरीके का टाइटल आप अपने नाम के सामने नहीं रख सकते एक्सेप्ट फॉर एजुकेशनल एंड मिलिट्री टाइटल। अगर आपको कोई एजुकेशनल टाइटल मिला है, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, तो आप वो टाइटल रख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई मिलिट्री का टाइटल मिला है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, कमांडर, तब आप वो टाइटल रख सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर दैट आप कोई टाइटल नहीं रख सकते। चलिए, वेरी गुड। ये तो हो गए हमारे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के बाद क्या आता है? राइट टू इक्वालिटी के बाद आता है मेरा आर्टिकल 19 से लेकर के 22, आर्टिकल 19 से लेकर के 22, जिसमें आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 से 22 कहता है राइट टू फ्रीडम, अच्छा, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 मुझे 6 तरीके की फ्रीडम देता है। आर्टिकल 19 मुझे 6 तरीके की फ्रीडम देता है। किन 6 तरीके की फ्रीडम देता है? नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वन सेक। freedom of speech and expression, then freedom of assembly, then freedom of association, then freedom of movement, then comes freedom of residence, then come freedom of profession। अच्छा, आपको किस किस तरीके की फ्रीडम प्रोवाइडेड है? आर्टिकल 19 के तहत आपको फ्रीडम प्रोवाइडेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वट एवर यू वांट टू स्पीक यू आर फ्री टू स्पीक, द वे यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, वट एवर यू वांट, हाउसोएवर यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। देयर आफ्टर कम्स द फ्रीडम ऑफ असेंबली। आप लोग चाय की टपरी पे 4 लोग चाहो तो 4 लोग, 8 लोग चाहो तो 8 लोग असेंबल हो सकते हो, आपको फ्रीडम है असेंबल होने की। देन कम्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अगर आप लोग असेंबल होकर के कोई एक एसोसिएशन बनाना चाहो, जैसे कई तरीके के क्लब्स बने हुए हैं, सेल्स बने हुए हैं, आप किसी भी तरीके का एक एसोसिएशन बनाना चाहें तो आप फ्री हैं एसोसिएशन बनाने के लिए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप इंडिया में जहां चाहें वहां घूम सकते हैं, हाँ टिकट के पैसे होने चाहिए, वरना तो है ना। चलो, तो जहां भी आप चाहें वहां आप घूम सकते हैं। यू हैव फ्रीडम टू मूवमेंट, जैसे आपको फ्रीडम है मूवमेंट की, वैसे ही आपको फ्रीडम है रेसिडेंस की। आप जहां चाहें आप वहां रह भी सकते हैं, जहां चाहे वहां प्रॉपर्टी खरीदे, जहां चाहे वहां रहें। उसके बाद जैसा प्रोफेशन आप चाहें वैसा प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं। ये हो गया आपका आर्टिकल 19। चलिए, वेरी गुड। नाउ कम्स आर्टिकल 20। अच्छा, काफी सारे बच्चे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में कंफ्यूज होते हैं। आर्टिकल 20 और 22 में कंफ्यूज होते हैं। मैं आपकी कंफ्यूजन आज फॉर वंस एंड ऑल खत्म कर दूंगी। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट
प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस क्या मतलब होता है इसका? वर्ड पे ध्यान दीजिए, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस मतलब कि आपका जुर्म सिद्ध हो चुका है, आपका जुर्म सिद्ध हो चुका है। अब आपके जुर्म के सिद्ध होने के बाद आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जुर्म किया है और पुलिस ने उस जुर्म को सिद्ध कर दिया है तो अब इसके बाद आपको 3rd डिग्री टॉर्चर दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, आपके पास अभी भी आपके कुछ राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको 3 तरीके के राइट्स मिलते हैं, 3 तरीके के राइट्स। सबसे पहले एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि किसी पुराने गुनाह की सजा मुझे आज नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया था 2010 में, तो 2010 में जो कानून थे उसके हिसाब से सजा मुझे आज नहीं मिलेगी। आज के जो कानून है मुझे आज के हिसाब से ही सजा मिलेगी। सपोज कि मैंने चोरी की थी आज से 100 साल पहले, या मैंने अकबर के समय पे चोरी की थी। अब अकबर के समय पे चोरी करने के लिए हाथ काट दिए जाते थे, तो मैंने आज भी चोरी की, तो क्या आज भी मेरे हाथ काट दिए जाएंगे? नहीं। आज चोरी करने के लिए मुझे हो सकता है कि 1 हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया जाए, कुछ जुर्माना ले लिया जाए, तो मुझे आज के जो कानून है उसके हिसाब से सजा मिलेगी। किसी पुराने कानून के हिसाब से मुझे आज सजा नहीं मिलेगी। दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। फिर आता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का क्या मतलब होता है? डबल जियोपार्डी मतलब कि एक शायद ना अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी शहंशाह करके, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, पर एक मूवी थी, मुझे सीन याद है। अमिताभ बच्चन कोर्ट की कचहरी में खड़ा होता है और खड़े होकर के जो सामने गुनहगार होता है उसको शूट कर देता है, और शूट करने के बाद बोलता है इस गुनाह की सजा तो मुझे पहले ही मिल चुकी है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इस गुनाह की सजा तो मुझे पहले ही मिल चुकी है, मुझे फिर से नहीं मिलेगी। इसका मतलब होता है, वैसे मूवी का कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ। मूवी का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अमिताभ बच्चन को ना पहले ही एक कत्ल के गुनाह की सजा मिल चुकी होती है, जो कत्ल उन्होंने कमिट भी नहीं किया होता है। तो फाइनली वो कत्ल कर देते हैं और कहते हैं कि चूंकि मुझे इस गुनाह की सजा तो पहले मिल चुकी है, तो अब मुझे इस गुनाह की सजा नहीं मिलेगी। नो डबल जियोपार्डी इज, आपको एक गुनाह की सजा एक बार ही मिलेगी। अगर आपने कोई चोरी की है तो आपको उस चोरी की सजा एक बार ही मिलेगी। अगर आपने किसी का कत्ल किया है तो आपको एक कत्ल की सजा एक बार ही मिलेगी, एक बार से ज्यादा आपको सजा नहीं मिलेगी। दैट इज डबल जियोपार्डी। एंड देन कम्स सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कि आपकी खुद की गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होगी। अगर आप खुद कोई गवाही देते हैं उसको नहीं माना जाएगा, पर प्रूफ, एविडेंसेस, ये सब कुछ माने जाएंगे। आपसे बोला जाएगा कि आप प्रूफ कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है। चलिए, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 is right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty. Each and everyone has the right to life and personal liberty. Each and everyone has the right to live the way they want to live. आपको जिस तरीके से रहना है आप उस तरीके से रह सकते हैं. You have the right to reside. You have the right to travel. You have the right to do whatever you want to do. पहले माना जाता था कि सिर्फ इंसान की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, पर इंसान की बेसिक नीड सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, पर जिस तरीके से वो रहना चाहता है उसे उस तरीके से रहना दिया जाना चाहिए. दैट इज योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. देन केम आर्टिकल 21A. Article 21A. Right to education. अब राइट टू एजुकेशन एंड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. 86th Constitutional Amendment Act of 2002 added Article 21A. 86th Constitutional Amendment Act of 2002 added Article 21A. अच्छा देखिए,
हमारी आज़ादी के 55 साल बाद, हमारी आज़ादी के 55 साल के बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारी जो पार्लियामेंट थी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको ऐसा फील हुआ कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान या बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कर देना तो इनफ नहीं है, राइट टू एजुकेशन को भी हमें फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा। किसी बच्चे का मौलिक अधिकार होता है शिक्षा प्राप्त करना। तो फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया, है ना। राइट टू एजुकेशन, इट सेज that the children between the age of 6 to 14, the children between the age of 6 to 14 years would be given free and compulsory, would be given free and compulsory education by the state government, by the government। जो आपकी सरकार है वो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। चलिए, वेरी गुड। नाउ कम्स आर्टिकल नंबर 22। मैंने कहा था आर्टिकल 20 और 22 में कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए आर्टिकल 22 देख लेते हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 सेज प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अच्छा, आर्टिकल 20 ने बोला था कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस मतलब जब आपका जुर्म सिद्ध हो चुका है। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? आर्टिकल 22 कह रहा है प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन मतलब कि अभी आपको अरेस्ट किया नहीं है, अभी आपको अरेस्ट करने जा रहे हैं, अभी आपको अरेस्ट करने जा रहे हैं, तभी आपके पास कुछ राइट्स हैं। क्या क्या राइट्स होते हैं आपके पास? आपके पास राइट्स होते हैं जैसे कि आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आप हमें किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं। पहले तो 2 तरीके के अरेस्ट होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव। अरेस्ट होता है 2 तरीके का, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव। एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव। अब जो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन में आपके पास कुछ राइट्स होते हैं जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपके पास राइट है, जो भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है, आप उससे पूछ सकते हैं कि सर हमें वारंट दीजिए कि आप हमें किस बेसिस पे गिरफ्तार कर रहे हैं। आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है, पर आप हमें किस बेसिस पे गिरफ्तार कर रहे हैं। आप पुलिस से वारंट मांग सकते हैं। आपके पास राइट होता है कि 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने शो नहीं किया जाता है तो आपको फ्री करना होगा। आप के पास अथॉरिटी है कि आप किसी लॉयर से बात करके खुद को फ्री करा सकते हैं, आप खुद की बेल करा सकते हैं किसी लॉयर से। आपके पास ये राइट्स होते हैं। ये होते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन में। फिर होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कि जब पुलिस आपको किसी शक के बुनियाद पे गिरफ्तार कर ले, जब पुलिस आपको किसी शक के बुनियाद पे गिरफ्तार कर ले, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव। पुलिस को पता है कि ये तो टेररिस्ट है, इसने तो पहले भी आतंकी हमले किए हैं और ये आगे भी करने जा रहा है, और दिवाली का सीजन भी आ रहा है तो लोग भी मिलेंगे, तो इससे पहले कि ये कुछ दंगे फसाद करे हम इसको अरेस्ट कर लेते हैं। दैट इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलिए, वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड, Article 23 and 24. Article 23 and Article 24. Article 23 and 24 talks about your protection in terms of exploitation. Protection in terms of exploitation. कोई आपको exploit नहीं कर सकता। Protection in exploitation. Protection in terms of exploitation. No one can exploit you. तो आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता और कोई भी फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकता। ये है मेरा आर्टिकल नंबर 23। देन आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी बच्चे से चाइल्ड लेबर नहीं करा सकता। ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल नंबर 24।
चलिए, वेरी गुड. नाउ कम्स आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28. ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं राइट टू रिलीजन. राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस. राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस. आपके पास अधिकार है, आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आप जिस भी भगवान में मानते हैं आप उसकी पूजा कर सकते हैं, इसका अधिकार है आपके पास. दिस इज योर राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस. नाउ इसमें ना आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है इंडिविजुअल. आर्टिकल 25 ने इंडिविजुअल के राइट्स की बात की है. आर्टिकल 25 ने इंडिविजुअल के राइट्स की बात की है. मतलब कि आप इंडिविजुअली फ्री हो, आप जिस भी धर्म को चाहे उसको फॉलो कर सकते हो. आप चाहो तो किसी भी धर्म को ना फॉलो करो, आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, आप किसी भी धर्म को अपना प्रोफेशन बना सकते हो. ये बोला है आर्टिकल नंबर 25 ने. आर्टिकल 26 ने बोला है ग्रुप के बारे में. आर्टिकल 26 ने बोला है ग्रुप के बारे में. ग्रुप के बारे में मतलब कि क्या? जैसे कि एक समुदाय होती है, जैसे एक समुदाय हो गई हिंदू समुदाय, एक जैन समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय, एक सिख समुदाय, एक पारसी समुदाय. ऐसे अलग अलग समुदाय, अलग अलग ग्रुप्स जिस तरह से भी चाहे अपने धर्म को आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं, जिस भी तरह से चाहे अपने धर्म को आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं. तो आर्टिकल 26 बोलता है ग्रुप के बारे में. देन कम्स आर्टिकल 27. आर्टिकल 27 बात करता है टैक्स, पैसा, टैक्स. अच्छा, सरकार आपसे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं ले सकती है. अगर आप किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो सरकार आपसे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं ले सकता है. ये बोला है आर्टिकल 26 में, सॉरी आर्टिकल 27 में. देन कम्स आर्टिकल 27. आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन. जो भी रिलीजन चाहे अपनी रिलीजियस एजुकेशन को स्प्रेड कर सकता है. जैसे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मुझे ना रामायण पढ़ाई जाती थी, मुझे भगवद गीता पढ़ाई जाती थी. मैं जैन हूँ तो मुझे जैन इंस्टीट्यूट्स में भी भेजा जाता था, पाठशाला में, वहाँ पर भी मुझे पढ़ाया जाता था. तो रिलीजियस एजुकेशन आपको दी जा सकती है. ये बोला गया है आर्टिकल 28 में. चलिए, वेरी गुड. नाउ आर्टिकल 29 एंड 30. आर्टिकल 29 and 30. One sec. Article 29 and Article 30. They both talk about the protection of minority, protection of cultural and educational rights of minority. Cultural and educational rights of minority. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी. तो अब इसमें जो मेरा आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 बात करता है कल्चरल. आर्टिकल 29 बात करता है कल्चरल राइट्स की. और आर्टिकल 30 बात करता है मेरा एजुकेशनल राइट्स की. आर्टिकल 30 बात करता है मेरा एजुकेशनल राइट्स की. चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट दो और बहुत इंपॉर्टेंट. आर्टिकल नंबर 31. Article number 31 used to be a fundamental rights. Now it is no longer a fundamental rights. Article 31. Right to property. Right to property used to be a fundamental right. बट अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है. दैट्स वाई मैंने कट कर दिया. ठीक है. एंड देन फाइनली आर्टिकल 32, जहां से ये सारी बात शुरू हुई. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स. अच्छा, मैंने ये सब कुछ इतना क्यों बताया आपको? एक क्वेश्चन के चक्कर में मैंने 15-20 मिनट की क्लास क्यों ली? क्योंकि इसमें से 2 से 3
3 क्वेश्चन तो कम से कम आ ही रहे हैं. Fundamental rights is so important topic. Fundamental rights is such important topic that only by covering these 15 minutes, एक बार पॉज कीजिए वीडियो यहाँ पे और जितना मैंने पढ़ाया है एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए. Only by revising these 15 minutes आपके 3 और अगर यूपीएससी का मन किया तो 3 से ज़्यादा 4 क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते हैं. मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स से. नाउ फंडामेंटल राइट्स कई बार लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ था कि आर्टिकल 14 पूछ लिया गया था. क्या था? पूछा गया था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस आर्टिकल में गिवन है? तो वो गिवन था हमारे आर्टिकल नंबर 14 में. सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं. तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये आर्टिकल्स बहुत अच्छे से हमको याद करते हैं. ठीक है, चलिए. नाउ मूविंग बैक टू आवर क्लास, रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था फोर्स में? तो इसका आंसर है जनवरी 26, 1950. जनवरी 26, 1950 को आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स. हमने एडप्ट कब किया था अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमने एडप्ट कब किया था? हमने एडप्ट किया था 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था. अडॉप्ट किया था मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था. पर केम इन फोर्स, केम इन एक्शन कब आया था फोर्स में? 26 जनवरी 1950 को. चलिए, वेरी गुड. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, हाँ जी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड, वेरी रिजिड, फ्लेक्सिबल, partly rigid and partly flexible. Option number D, partly rigid and partly flexible. Indian constitution is the combination of both rigidity and flexibility. हमारा constitution rigid भी है and flexible भी है. चलिए, very good. चलिए, very good. Moving on to next question. Moving on to next question. क्या है हमारा next question? The Constitution of India was adopted on. The Constitution of India, देखिए कर चुके हैं हम. कब हुआ था अडॉप्ट? कब हुआ था अडॉप्ट? 26 नवंबर 1949. चलिए, वेरी गुड. चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. हमने क्वेश्चन थोड़े कम किए पर हमने कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा समझे. उसी कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आने वाले हैं. आई एम श्योर मेरे साथ आप लोग ये सब कुछ लिखते जा रहे हैं. प्लीज कीप ऑन जॉटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग विच आई से. यहाँ वहां से मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं. इन्हीं सारे क्वेश्चन में से क्वेश्चन आने वाले हैं. अगर आपने मेरे साथ सिर्फ पॉलिटी के सीरीज को भी रिलीजियसली लगा दिया, आई प्रॉमिस यू मैं सारी पॉलिटी कवर कर दूंगी. सिर्फ इस सीरीज से आपकी सारी पॉलिटी कवर हो जाएगी. बी एट एनडीए, बी एट सीडीएस, बी एट एफकैट, बी एट सीएपीएफ, बी एट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप फेस कर रहे हैं, आपकी सारी पॉलिटी इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएगी. जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप ऑन फॉलोइंग दिस सीरीज रिलीजियसली. अगर आपको कोई डाउट होता है, डू कमेंट इट डाउन बिलो. टिल देन, this is me Surbhi signing off. Thank you so much.